एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने कंपनीज एक्ट 2013 का इंट्रोडक्शन देखा था और कंपनी लॉ की हिस्ट्री पढ़ी थी। आज हम उससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा है सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ कंपनी। तो डेफिनेशन ऑफ कंपनी इन कंपनीज एक्ट 2013 ये हमें मिलेगी इन क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में। आपको कंपनी की डेफिनेशन मिलेगी जो कहती है कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो कंपनी क्या है? कंपनी मीन्स है कि कोई भी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड है अंडर दिस एक्ट मतलब इनकॉर्पोरेटेड है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या फिर अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ या फिर किसी प्रीवियस कंपनी लॉ में। प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब जैसे कोई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है अंडर कंपनीज एक्ट 1956 में या उससे पहले के किसी कंपनी एक्ट में, तो वो सब जो उन एक्ट्स में इनकॉर्पोरेटेड है वो भी कंपनी मानी जाएंगी अकॉर्डिंग टू क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो इसके अलावा हम और भी डेफिनेशंस जो राइटर्स के द्वारा दी गई हैं वो करेंगे, पर उनसे पहले हम फीचर्स कर लेते हैं क्योंकि फीचर्स समझना पड़ेगा हमें पहले कंपनी के, तब हमें वो डेफिनेशन समझ आएंगे अच्छे से। तो फर्स्ट फीचर है कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी में देखिए क्या है, जब कंपनी बनती है वो इनकॉर्पोरेट होती है तो तब से वो एक अलग आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी मान ली जाती है। जो उसके मेंबर से वो अलग है, मतलब जिन्होंने उस कंपनी को बनाया वो लोग अलग हैं। उसके शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर, वो सब लोग अलग हैं और कंपनी खुद में एक अलग पर्सनैलिटी है। कंपनी के पास ऑलमोस्ट हर वो राइट है जो किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के पास होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ होता है। जैसे कंपनी अपने नाम पर किसी पर केस कर सकती है। तो अगर कंपनी किसी पर केस कर रही है मान लो, तो वहाँ क्या लिखा जाता है? वहाँ पे उस कंपनी का नाम लिखा जाता है। जैसे ए बी कंपनी लिमिटेड फाइल्ड केस अगेंस्ट किसी के भी अगेंस्ट मतलब एक्स, तो वहाँ कंपनी का नाम आएगा, ना कि उसके डायरेक्टर्स या उसके शेयर होल्डर्स का नाम आएगा। ऐसे ही कंपनी के ऊपर कोई केस कर सकता है, जैसे कंपनी किसी पे केस कर सकती है वैसे ही कंपनी के ऊपर भी कोई केस कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो खुद में एक पर्सनैलिटी है। लॉ में उसको एक पर्सन माना जा रहा है, आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी खुद के नाम पर इसके अलावा प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है। कंपनी का जो है अपना खुद का बैंक अकाउंट हो सकता है, वो लोन भी ले सकती है और बैंक से, और कंपनी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है अपने नाम पर, खुद के नाम पे। तो ये सब जो है कंपनी कैसे कर रही है, ये कि लोन ले लिया, बैंक अकाउंट खुला दिया, किसी के साथ कॉन्टैक्ट कर रही है, कंपनी कैसे कर रही है? क्योंकि कंपनी जो है एक सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी है। अपने जो मेंबर्स हैं वो उनसे अलग है, बल्कि जिन्होंने उस कंपनी को बनाया है, जो उसके मेंबर्स हैं कंपनी के, कंपनी उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। उनके अगेंस्ट कोई राइट एक्वायर कर सकती है और उनको उधार दे सकती है। ये सब कुछ कर सकती है कंपनी। क्यों? क्योंकि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है खुद में। तो जैसे इसमें लिख रखा है कंपनी एक्वायर्स अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो वही जो मैंने कहा कि कंपनी एक्वायर करती है एक यूनिक कैरेक्टर, वो खुद में एक अलग पर्सनैलिटी है। तो जो सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाएगी, मतलब अपने जो मेंबर्स हैं उन सबसे अलग एक खुद में सेपरेट लीगल एंटिटी है वो। व्हेन कंपनी इज रजिस्टर्ड इट इज़ क्लोथ विद अ लीगल पर्सनैलिटी। जब कंपनी रजिस्टर्ड कर दी जाएगी तो वो लीगली, असली में तो नहीं है कंपनी कोई पर्सन की, जैसे हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए तो वैसे भी, अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसको लॉ का नहीं पता, तो उसके लिए कंपनी क्या है? उसके लिए कंपनी या तो कोई बिल्डिंग है या कोई नाम है, रिलायंस। पर लॉ के अकॉर्डिंग जो है, जब वो रजिस्टर्ड हो गई तो वो क्लोथ क्लोथेड हो गई है विद अ लीगल पर्सनैलिटी, एक लीगल पर्सनैलिटी मान लिया गया उसे। इट हैव ऑलमोस्ट सेम राइट एंड पावर एज अ ह्यूमन बीइंग। इस कंपनी के पास सेम लगभग सारे वो राइट और पावर होते हैं जो किसी ह्यूमन बीइंग के पास हैं। जैसे मैंने बताया कंपनी अपना खुद का बैंक अकाउंट खोल सकती है अपने नाम पे, और अपने नाम पे किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, किसी को लोन किसी से लोन ले सकती है। ये सब काम जो है कंपनी कर सकती है खुद के नाम पे।
इट्स एग्जिस्टेंस इज़ डिस्टेंट एंड सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर। तो वही उसके जो मेंबर्स हैं और जो कंपनी है, या फिर उसके जो शेयर होल्डर्स हैं और जो कंपनी है वो अलग हैं, बिल्कुल कंपनी अलग है और वो जो उसके मेंबर्स हैं वो सब अलग हैं। अगर यहाँ पे किसी को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो कंपनी के नाम पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा किसी थर्ड पार्टी से, ना कि किसी उसके डायरेक्टर या उसके किसी मेंबर या किसी शेयर होल्डर के नाम पे। ठीक है। अ कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, है बैंक अकाउंट, राइज लोन्स, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा। कंपनी जो है वही जो मैंने कहा, प्रॉपर्टी खरीद सकती है खुद के नाम पे, कंपनी का अपना बैंक अकाउंट हो सकता है, वो लोन ले सकती है बैंक से, और एंटर कर सकती है किसी के भी साथ कॉन्ट्रैक्ट पे खुद के नाम पर। Then the company becomes the owner of its capital and assets. The shareholders are not the private or joint owner of the company's property. देखिए, कंपनी जो है वो कैपेबल है किसी प्रॉपर्टी को ओन करने के लिए, उस प्रॉपर्टी को इंजॉय करने के लिए, और जो कैपिटल और एसेट होती है ना कंपनी के, वो कंट्रीब्यूट तो शेयर होल्डर ही करते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने फंड्स दिया है, रुपए दिए हैं अपने। पर शेयर होल्डर कंपनी की किसी भी प्रॉपर्टी के ना तो प्राइवेट, वो ये नहीं कह सकते कि हमने रुपए दिए हैं तो इस कंपनी की कोई लैंड है तो ये लैंड हमारी है, ऐसा नहीं है। और ना ये हो सकता है कि सारे शेयर होल्डर मिलकर ये कहें कि कंपनी की ये जो लैंड है ये हम सब की है, ऐसा नहीं। कंपनी की कोई भी प्रॉपर्टी का ना तो प्राइवेट और ना जॉइंट ओनर होते हैं, कंपनी के प्रॉपर्टी का ओनर खुद कंपनी ही होती है। तो इसमें एक केस लॉ है, मैक्यूरा वर्सेस नॉर्थ एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1925। इस केस में क्या होता है, मैक्यूरा एक पर्सन था जो टिम्बर कंपनी ओपन करता है और 99% शेयर उस टिम्बर कंपनी के खुद परचेज कर लेता है, अपने पास ही रख लेता है। मीन्स वो उस कंपनी के 99% जो है शेयर होल्डर बन जाता है उस कंपनी का। देन वो जो कंपनी के टिम्बर हैं उसका वो इंश्योरेंस करवा लेता है, और इंश्योरेंस किस नाम पे कराता है, खुद के नाम पे कराता है, कंपनी के नाम पे नहीं, खुद के नाम पे करा लेता है। एक दिन क्या होता है, कंपनी के गोडाउन में आग लग जाती है, और आग लगी तो सब जल जाता है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसे मना कर देती है इंश्योरेंस की अमाउंट देने से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, कंपनी की प्रॉपर्टी जो है वो कंपनी के खुद के नाम पर होती है, उसकी ओनर जो है कंपनी खुद है, क्योंकि कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे कंपनी के नाम पे जो है अगर इंश्योरेंस होता तो मिलता, पर ये इंश्योरेंस आपने आपने कंपनी की प्रॉपर्टी थी, पर इंश्योरेंस आपने कर रखा है उस चीज़ का अपने नाम पे। ऐसे तो आप किसी की भी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा कर रुपए ले लेंगे, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग तो कंपनी अलग पर्सनैलिटी है, और उसने दूसरे किसी और की प्रॉपर्टी का जो है इंश्योरेंस करा रखा। तो अपने जो कंपनी है वो अपने ओनर या मेंबर से अलग है। तो यहाँ पर क्या होता है, मैक्यूरा जो है वो केस हार जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट जो है वो है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन देखिए, परपेचुअल सक्सेशन में क्या है, ये फीचर क्या बोल रहा है कि कंपनी का कि हमने देखा अभी तक कि कंपनी जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो कंपनी की एग्जिस्टेंस पर जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके मेंबर्स की एग्जिस्टेंस होने या ना होने से। मीन्स उसके जो मेंबर्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, फिर भी कंपनी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंपनी वैसे ही चलती रहेगी। क्योंकि ऐसे ही देखिए, एक दिन में ही कंपनी के कितने सारे ओनर्स या मेंबर जो हैं वो चेंज होते हैं, क्योंकि शेयर जो है कोई बेच रहा है, कोई उस शेयर को परचेज़ कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये ओनर्स चेंज हो रहे हैं। तो डेली बेस पे इतने ओनर्स चेंज हो रहे हैं। अब ऐसे समझिए कि सोल प्रोप्राइटर है तो उसकी दुकान है, और क्या होता है उसकी एक दिन डेथ हो जाती है, तो क्या होगा, अगर कोई उसकी फैमिली में उस दुकान को चलाने वाला है तो ठीक, वरना जो है दुकान बंद हो जाएगी।
ऐसे ही पार्टनरशिप में अगर मान लीजिए सारे पार्टनर्स की एक साथ एक दिन डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप जो है खुद ही ख़त्म हो गई। पर कंपनी के मेंबर्स जो हैं शेयर होल्डर्स जो हैं उनकी डेथ होती है अगर, तो कंपनी के एग्जिस्टेंस पर 1% भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या है, वो शेयर जो हैं उनके पास थे, वो दोबारा से कोई और परचेज़ कर लेगा। बस कंपनी जो है वो वैसे ही चलती रहेगी, क्योंकि कंपनी तो एक अलग ही लीगल पर्सन है ना। कंपनी तो उसके जो मेंबर शेयर होल्डर हैं उनसे अलग है। तो कंपनी फॉर्म्ड होती है आर्टिफिशियली बाय लॉ, और ये डिज़ोल्व या फिनिश भी होगी आर्टिफिशियली बाय लॉ ही। जैसे द कैपेसिटी ऑफ अ कॉरपोरेशन टू हैव कंटिन्यूस इंजॉयमेंट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी सो लॉन्ग एज इट इज़ लीगली इन एग्जिस्टेंस। तो जो कैपेसिटी है किसी कंपनी की, वो क्या है, वो कंटिन्यूसली इंजॉय कर सकती है अपनी प्रॉपर्टी को, क्योंकि उसकी खुद की प्रॉपर्टी मानी जाएगी, वो खुद की प्रॉपर्टी है तब तक जब तक वो लीगली एग्जिस्टेंस में है। क्योंकि उस कंपनी को जो है वो एग्जिस्टेंस में लीगल वे से ही आती है, और लीगली जो है उसको हटाया जा सकता है। ऐसे नेचुरल ह्यूमन बीइंग की तरह मर नहीं सकती कंपनी। मेंबर में डाई और चेंज बट द कंपनी गोज ऑन टिल इट इज़ वाउंड अप ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड बाय द एक्ट। तो वही मेंबर जो हैं वो, उनकी डेथ होगी, वो चेंज होंगे, पर कंपनी पे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो जैसी है वह चलती रहेगी, और वो बंद वैसे ही होगी जैसे स्पेसिफाई किया गया है एक्ट में, यानी लीगल तरीके से ही बंद हो सकती है। कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है एक, जो क्रिएट की जाती है किसके द्वारा? लॉ के द्वारा। लॉ के थ्रू ही उसको बनाया जाएगा, और लॉ अलोन कैन ब्रिंग एन एंड टू इट्स लाइफ। और लॉ ही जो है उसे ख़त्म कर सकता है। मतलब लीगल वे से ही वो बन सकती है कंपनी, और लीगल वे में ही वो ख़त्म हो सकती है, लीगल वे से ही वो ख़त्म हो सकती है। ऐसे नेचुरल ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं हो सकती। तो यही था हमारा परपेचुअल सक्सेशन जो फीचर था। यहाँ पे कंपनी जो है ये कह रही है अमर हैं हम। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट उसमें, और बाकी बचे हुए फीचर्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।